हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल की डाइवेस्टमेंट के बारे में, जिसको सरकार ने अभी के लिए स्क्रैप कर दिया है। क्योंकि जो बिडर्स थे उसमें से काफी लोगों ने विड्रॉ कर ली थी प्रोसेस, सिर्फ वेदांता ही बचा था। तो अभी के लिए इस प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया गया। अब गवर्नमेंट नए सिरे से जो बीपीसीएल की डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेगी, और अब माना जा रहा है कि अपना पूरा स्टेक बेचने की बजाय वो अपना 20 से 25% का जो हिस्सा है बीपीसीएल में वही बेचेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको बीपीसीएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो बीपीसीएल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज की डेट में 52.98% हिस्सा है। या बीपीसीएल की पूरी शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। इसमें जो प्रमोटर का हिस्सा है, मतलब कि वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट 2020 से कोशिश कर रही थी कि ये जो अपना पूरा 52.98% का हिस्सा है इसको बेच दें, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इनको नहीं मिला, और अब फाइनली इस प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट नए सिरे से जो बीपीसीएल की डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने का प्लान कर रही है, ऐसा र्यूटर की एक रिपोर्ट के द्वारा पब्लिश किया गया है। और गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ ये पूरा हिस्सा जो 52.98% है उनका बीपीसीएल में, इसको बेचने की बजाय अब सिर्फ 20 से 25% अपना हिस्सा बेचेगी। तो 20 से 25% से कितना पैसा वो जनरेट कर सकती है? तो अगर हम लेटेस्ट बीपीसीएल की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लगभग 74,000 करोड़ के आसपास है। और इसका अगर 52.98% हिस्सा हम देखें जिसपे कि गवर्नमेंट का स्टेक है, तो वो लगभग 40,000 करोड़ आता है। तो अगर इसका 20 से 25% गवर्नमेंट बेचती है, तो गवर्नमेंट लगभग 8 से 10,000 करोड़ रुपए इससे रेस कर सकती है। और अब अगर बात की जाए ओरिजिनल जो बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट प्लान था उसके बारे में, तो इनिशियली गवर्नमेंट चाहती थी कि जो बीपीसीएल में उनका हिस्सा है उसको पूरा का पूरा जो 52.98% हिस्सा है उसको बेच करके लगभग 8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि रफली 60 से 75,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है, उतना वो रेस करना चाहते थे। हालांकि उसके बाद काफी बार डिविडेंड देने के बाद और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी आई है, तो अब पूरे बीपीसीएल की वैल्यू ही लगभग 75,000 करोड़ के आसपास है। तो उसमें सरकार का हिस्सा अब सिर्फ 40,000 करोड़ रह गया है। तो सरकार का जो ओरिजिनल इंटेंशन थी कि भाई बीपीसीएल को बेच करके हम 60 से 75,000 करोड़ रुपए रेस कर लेंगे, अब वो ओवरऑल 40,000 करोड़ रह गया, और उसमें से भी सरकार 20 से 25% ही सोच रही है कि वो बेचेगी। और 4 साल पहले बीपीसीएल को बेचने का प्लान बनाया गया था। 2020 में जो इसकी बिड्स हैं उसको इनवाइट किया गया था, और सरकार सोच रही थी कि भाई रशिया की जो रॉसनेफ्ट है वो शायद इसमें इंटरेस्टेड होगी, इसके अलावा सऊदी अरामको वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकती है। बट ना ही रॉसनेफ्ट ना ही सऊदी अरामको ने इसके अंदर बिड की, क्योंकि उस टाइम पे 2020 में आपको याद होगा कि कोविड आने की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा गिर चुके थे। ऑयल की डिमांड बहुत कम थी। तो ऐसे टाइम में कोई भी इन्वेस्टर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, तो सरकार जो चाहती थी वो उनको नहीं मिला। और उसमें से मेजर रीजन ये भी है कि जो सरकार की इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को लेकर के, जैसे कि अभी नवंबर से लेकर के जो मार्च है वहां पे प्राइसेस नहीं बढ़े, क्योंकि भारत में 5 स्टेट्स में इलेक्शन थे, और उस बीच में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो ऐसे से बीपीसीएल जैसी जो कंपनी है उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और जो नए इन्वेस्टर हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई अगर सरकार ऐसा करती रहेगी, जब वो स्टेक ले लेंगे, या इवन गवर्नमेंट कंपनीज में ऐसा करती है और बीपीसीएल में नहीं करती है, तब भी बीपीसीएल को कंपटीशन में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। और तो इस तरह से इस पॉलिसी की वजह से जो इंटरेस्ट था इन्वेस्टर का वो काफी कम हो गया था। अल्टीमेटली माना जा रहा है कि 3 या 2 बिडर रह गए थे। एक तो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट था, और वेदांता ग्रुप दूसरा बिडर था, और इसके अलावा माना जा रहा है कि एक और बिडर था। लेकिन फाइनली जो अपोलो ग्लोबल और जो दूसरा बिडर था वो पैसे नहीं जुटा पाए इस सेल के लिए, क्योंकि वो कंजोर्टियम यानी कि एसोसिएशन बना करके पैसे जुटाना चाहते थे इन्वेस्टर से। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, सिर्फ वेदांता बचा था। तो अल्टीमेटली अब सरकार ने ऑफिशियली जो बीपीसीएल की जो प्रोसेस 2020 में बिड से स्टार्ट हुई थी उसको विड्रॉ कर लिया है। और जो नई डिस्कशन है जिसमें कि 20 से 25% हिस्सा वो बेचना चाह रहे हैं, ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हम 2022-23 का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो पूरा कर पाएंगे, तो सरकार ने इस साल बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव टारगेट रखा था, क्योंकि पिछले 2 सालों में या कुछ सालों में आप देखेंगे तो सरकार बहुत ही एग्रेसिव टारगेट रख रही थी, लेकिन उसको मीट नहीं कर पा रही थी। तो सरकार ने इस साल सोचा था कि सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए ही बजट में प्लान किए थे
कि जो अपनी असेट्स हैं उसको बेच करके सरकार इकट्ठा करेगी, और उसमें एलआईसी भी इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि आपको याद होगा जब बजट आया था तो उस टाइम पे एलआईसी का प्लान था कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च से पहले ही आ जाएगा, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एलआईसी का आईपीओ डिले हो गया, और अब उससे जो सरकार ने अभी आईपीओ ला करके 20,516 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, उससे काफी ज्यादा सरकार को मदद मिलेगी ये 65,000 करोड़ का टारगेट मीट करने में। लेकिन अभी भी हो सकता है कि सरकार इतना कंजर्वेटिव टारगेट होने के बाद भी, जैसे कि बीपीसीएल की सेल में डिले है या और चीजें जो एज पर प्लान नहीं जा रही हैं, तो सरकार शायद ये टारगेट इस साल भी मिस कर जाए। तो अगर अभी तक हम देखें तो सरकार का पहला महीना या पहले जो 1.5 महीना अभी बीता है वो काफी अच्छा गया है। सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल कर दी है, जिसमें कि ओएनजीसी में इन्होंने अपना 1.5% का हिस्सा बेचा है। उसके अलावा एलआईसी का आईपीओ ला करके 3.5% हिस्सा बेचा है। हालांकि एलआईसी से भी ओरिजिनली प्लान था कि सरकार 65 से 70 हजार करोड़ रुपए रेस करेगी, अपना 5 से 10% हिस्सा बेच सकती है। लेकिन अब सरकार ने सिर्फ 3.5% हिस्सा बेच करके 20,500 करोड़ के आसपास जनरेट किए हैं। और इसके अलावा पवन हंस की सेल ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में चल रही है। गेल से जो बायबैक होना है, तो रफली हम मान सकते हैं कि 24 से 25,000 करोड़ रुपए सरकार की पाइपलाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी का जो 40,000 करोड़ है वो गैप रह जाएगा। और अगर बीपीसीएल की सेल नहीं होती है, क्योंकि ओरिजिनली इससे माना जा रहा था कि सरकार आराम से 45-50 हजार करोड़ रुपए रेस कर सकती है, तो ये टारगेट पूरा हो जाएगा। बट बीपीसीएल एक तो 8 से 10 हजार करोड़ का ही प्लान है, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल का मानना है कि जिस तरह से अभी प्रोसेस दोबारा से शुरू की जाएगी, तो प्रोसेस आराम से 12 महीने से ज्यादा लेगी। तो हो सकता है कि बीपीसीएल इस साल में ना हो। जो 2020 की प्लान था उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि बहुत ज्यादा जो स्टेट रन कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, जिसमें कि बैंक्स भी इंक्लूडेड है, माइनिंग कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। लेकिन इसमें बहुत ही धीरे प्रोग्रेस हुई है अभी तक। अगर एयर इंडिया जो कि पिछले साल में हुआ है और एलआईसी को छोड़ दिया जाए, तो कोई बड़ी इसमें सक्सेस सरकार को नहीं दिखी है। और अभी एलआईसी का भी देखा जाए तो सिर्फ 3.5% स्टेक बेच पाए हैं, और इसको रिस्पांस भी काफी खराब मिला है। इनका जो शेयर है काफी बुरे प्राइस पे लिस्ट हुआ है। तो आगे भी अगर सरकार इसमें कुछ और फर्दर स्टेक बेचना चाहेगी तो उसमें मुश्किल आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि 40,000 करोड़ रुपए जो अभी गैप है उसको कैसे फिल किया जाएगा, तो बीपीसीएल की सेल को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। अगर ये इस साल के एंड तक हो जाती है, मार्च तक, तो 10,000 करोड़ वहां से आ सकता है। उसके अलावा आईडीबीआई बैंक एक सबसे बड़ा सरकार का अब पोटेंशियल रह गया है, जहां से 20 से 25,000 करोड़ रुपए अगर सरकार रेस कर लेती है, तो सरकार का काफी हद तक टारगेट मीट करने में हेल्प होगी। इसके अलावा जो बीईएमएल और कुछ जो छोटे छोटे सरकार के इन्वेस्टमेंट के प्लान है, उससे देखना होगा कि बाकी का 10,000 करोड़ सरकार रेस पर कर पाती है या नहीं। तो ओवरऑल अभी के लिए कंजर्वेटिव टारगेट होने के बाद भी ऐसा लगता है कि सरकार शायद इस साल भी अपना डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मिस कर जाए। और अब अगर बात की जाए कि भई ऐसे में क्या हमें बीपीसीएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत टाइम से इन्वेस्टर इसमें इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि भई इसकी डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो उस टाइम पे इसको काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। लेकिन ये खबरें अभी नेगेटिव हैं, हो सकता है कि बीपीसीएल के शेयर में दबाव भी देखा जाए। इसके अलावा सरकार ने 22 मार्च के बाद कुछ दिन तक तो पेट्रोल के प्राइसेज़ बढ़ाए थे, डीज़ल के प्राइसेज़ बढ़ाए थे, लेकिन उसके बाद से फिर से उसमें रोक लगा दी गई है, तो इन कंपनीज़ को उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। और अगर हम इसके शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल में इन्होंने 23% की नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि ये हैवी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इन्होंने 68 रुपीस का इस फाइनेंशियल ईयर जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें डिविडेंड दिया है, तो लगभग जो 20-22% होता है। तो जितना इनका कैपिटल डेप्रिसिएशन हुआ है उतना इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। तो टफ सर्कमस्टांसेस में भी हम कह सकते हैं कि जहां पे दूसरी कंपनीज ने काफी नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो इन्होंने न्यूट्रल रिटर्न दिया है। और अगर प्रिडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 500 रुपए आता है, हायर साइड पे 650, लोअर साइड पे लगभग 390 के आसपास। तो अभी का जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से प्राइसिंग तो अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन जो ये डिसइन्वेस्टमेंट में डिले चल रहा है उसकी वजह से इनके शेयर में काफी लंबे समय तक प्रेशर देखा जा सकता है, जब तक कि क्लैरिटी नहीं आती कि इसकी डिसइन्वेस्टमेंट का क्या होता है। अदरवाइज 75,000 करोड़ के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है। पीई रेशो, पीबी रेशो दूसरी जो ऑयल कंपनी है उनके मुकाबले में अट्रैक्टिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ओवरऑल फंडामेंटल अच्छे हैं, पीयर्स एनालिसिस के मुकाबले में भी डेटा अच्छा लगता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी अच्छा है, लेकिन फिर भी
इसके शेयर में डिसइन्वेस्टमेंट में डिले की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।